पत्थर बना दिया तो मिली सजा ये मुझे, चुपके से संगतराश उठा ले गए। संगतराश उठा ले जा रहे हैं चुपके से, क्योंकि हम पत्थर बने हुए हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पुरुषोत्तम दाधीच की गिरफ्तारी के बाद कुछ उम्मीदें बंधेगी या फिर ढाक के तीन पात होंगे। आज चर्चा करेंगे हनुमान बेनीवाल के आरोपों में कितनी ताकत है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे, क्या राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह से डरी हुई है कि बाकी के 3.5 साल में आधी कैबिनेट, पूर्व कैबिनेट गहलोत सरकार की जेल में हो सकती है। बात इस पर भी करेंगे कि भजनलाल शर्मा कहां सुबह से शाम तक मीटिंग खेल रहे हैं और क्या जासूस कांड बड़ा खेल करने वाला है। शुरुआत कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा से, क्योंकि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जांच में या कोर्ट में कह लीजिए, कल बेहद बुरी खबर आई थी कि रामू राम रायका की बेटी की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हो गई। आप सोच रहे होंगे क्यों हो गई, तो पता चला कि एसओजी के वकील वहां पहुंचे ही नहीं, या फिर एसओजी ने क्या ठीक से पैरवी ही नहीं की, या फिर एसओजी के ऊपर जो हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे हैं क्या उसमें सत्यता है। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कि अभी अभी अच्छी खबर आई है कि किशनगढ़ से पुरुषोत्तम दाधीच को सब इंस्पेक्टर परीक्षा के पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। AA लाफार्ड विभाग का ये सरकारी कर्मचारी रामू राम रायका से सभी 6 पेपर सब इंस्पेक्टर परीक्षा के 15 दिन पहले लेकर चला गया था और अपने प्रेमिकाओं को भी पढ़ाया था। क्या उन प्रेमिकाओं ने कुछ गंभीर आरोप किन्हीं लोगों पर लगाए हैं, पता नहीं, मगर कहा जा रहा है कि पुरुषोत्तम दाधीच की गिरफ्तारी से कई लोगों के चेहरे से नकाब हट सकता है और एसओजी के मुखिया वीके सिंह का मानना है कि ये गिरफ्तारी सब इंस्पेक्टर परीक्षा जांच में बेहद महत्वपूर्ण है। मगर गिरफ्तारी का क्या मतलब है जब सुप्रीम कोर्ट में एसओजी महत्वपूर्ण आरोपी को बचा नहीं पा रही है। क्या हनुमान बेनीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में सच्चाई है? क्या एसओजी में कोई पीछे का कमरा है जहां पर कोई लेन देन का खेल भी चल रहा है, सेटिंग गेटिंग का खेल भी चल रहा है? क्या जांच अधिकारी एक पूरे रैकेट से जुड़े हुए हैं? पता नहीं, हम कह नहीं सकते, मगर कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उन गंभीर आरोपों पर चर्चा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आधे से ज्यादा फर्जी हो सकते हैं पास होने वाले, तो फिर 50-51 पर यह जांच क्यों अटकी है? क्या बड़ी संख्या में लोगों को बचाने का खेल खेला गया है और अब भी क्या जमानत का खेल खेला जाएगा बचाने का? एक तरफ पकड़ लो, दूसरी तरफ छोड़ दो, छोड़ने के अगले दिन पकड़ लो, लोग खुश होते रहे पकड़ने में, अगले दिन छोड़ दो। पता नहीं क्या खेल चल रहा है, मगर जो भी ये खेल चल रहा है बहुत बुरा खेल चल रहा है। इसकी जांच की परिपाटी को बदलनी होगी और सब इंस्पेक्टर परीक्षा के जांच कर रहे अधिकारियों से ये महत्वपूर्ण समय है कि जांच को लेकर दूसरे को दी जाए। पर ये सब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करना है, क्योंकि एसओजी उन्हीं के अंदर आता है। वीके सिंह के शानदार अधिकारी हैं, मगर जो जांच अधिकारी रहता है उस पर जरूरत से ज्यादा वो भरोसा करते रहते हैं। खैर, हनुमान बेनीवाल का धरना जारी है और वो कह रहे हैं कि जो रैली मैंने जयपुर में की थी उससे बड़ी रैली करने की तैयारी कर रहा हूं और इस बार जब रैली करूंगा तो फिर जयपुर में सरकार के सामने हाहाकार होगा और फैसला लेना ही होगा।
अच्छी बात है, कोई तो है सड़क पर, कोई तो ललकार रहा है, मगर अब सब कुछ कोर्ट के पाले में है। सरकार क्या गेंद फेंकती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उम्मीदें कोर्ट से है। उधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नकली खाद के फैक्ट्रियों का खुलासा करने के बाद सब स्टैंडर्ड बीज को लेकर खुलासा कर रहे हैं। इससे पहले सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड का भी खुलासा किया था। तो कृषि विभाग में लगातार हलचल बनाए हुए हैं, मचाए हुए हैं। इसीलिए मैं कहता था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को मंत्रिमंडल में होना चाहिए। मौका जनता ने दिया है तो इसमें भगवान का भी आशीर्वाद होगा कि आप इस सिस्टम में रहिए और सिस्टम के अंदर रखकर इस सिस्टम को साफ कीजिए। किसान देवता आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। पर दूसरी तरफ ये देखिए, अब तो सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने की मांग केदारनाथ के दरबार में जा चुकी है। एक परीक्षार्थी है जो वहां पर एप्लीकेशन लगा कर आया है। जब सरकार उठ जाए तो भगवान से ही तो उम्मीद करते हैं। उधर आज कांग्रेस के सभी बड़े नेता एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में पहुंचे। और एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि महेश जोशी की गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रताप सिंह खाचरियावास के यहां सर्च हो चुका है और अब उदयलाल आंजना के बारे में कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने राज्यपाल से इजाजत मांगी है उदयलाल आंजना की गिरफ्तारी के लिए। और साथ में मिड डे मील की भी जांच हो रही है, जो शिक्षा मंत्री के रूप में बार बार मदन दिलावर आरोप लगाते हैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर। ये सारे लोग आज गए थे और ये दृश्य है एंटी करप्शन ब्यूरो के दरवाजे का बाहर का। तो क्या वाकई भजनलाल शर्मा पर्दे के पीछे बड़ी तैयारी कर रहे हैं और चुनाव आते आते अशोक गहलोत सरकार का आधा मंत्रिमंडल जेल में हो सकता है? अगर भ्रष्टाचार किए हैं तो होना भी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जल्दीबाजी नहीं कर रही है क्या? ऐसे समय में जब भरोसा रखना चाहिए कि एक बार फैक्ट्स तो आए, उदयलाल आंजना के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में क्या क्या हुआ है, क्या क्या गंभीर आरोप हैं, उन आरोपों के बारे में एक बार चर्चा कर लेते, फिर जाते एंटी करप्शन ब्यूरो तो बेहतर होता। मगर क्या ये खौफ का हिस्सा है? पता नहीं। कहा जा रहा है कि मनमाने ढंग से भर्तियां की गई है। भर्तियों में भ्रष्टाचार का तो मसला ही नहीं रहा है कांग्रेस सरकार में। अब देख रहे थे खाद बीज की जो ये फैक्ट्रियां लगी है नकली वाली, सब वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के स्वर्णकाल की ही हैं। भजनलाल शर्मा और सख्ती से अगर जांच करें तो जनता और खुश होगी। जनता भजनलाल शर्मा से नाराज इसीलिए है कि पेपर लीक से लेकर कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच जिस तरह से तेजी के साथ होनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, वो नहीं हो पा रही है। मगर भर्तियां खूब निकल रही है और भर्तियां ऐसी निकल रही है कि पढ़ने वाले अगर पढ़ें तो नौकरियों की उम्मीदें बंधी है। ये अच्छी बात है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा अगर नौकरियों पर काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकालते हैं, थर्ड ग्रेड टीचर जिनका अगर प्रमोशन हो जाता है तो बड़ी संख्या में भर्तियां वहां भी निकलती है और प्रमोशन हो जाएगा तो ट्रांसफर भी हो जाएगा। ऐसे में एक बड़ी समस्या का हल निकल जाएगा। मगर इस सब में जाएगा, होगा, फ्यूचर टेंस के शब्द लगे हुए हैं, ये वर्तमान में होना चाहिए। 1.5 साल निकल गए, बाकी के 1.5 साल यूं ही निकल जाएंगे और फिर आखिरी के 2 साल में कुछ होता नहीं है। मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए और शायद वो समझ भी रहे हैं, इसीलिए लगातार बजट को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। अब इन मीटिंगों में क्या निकलता है, क्योंकि
हमने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग देखी है। भजनलाल शर्मा को अब जो भी काम कर रहे हैं वो जमीन पर दिखनी चाहिए। पानी उनका सबसे बड़ा मुद्दा था सरकार बनते ही, और 1.5 साल में क्या क्या हुआ है पानी को लेकर रोज एक मीटिंग होनी चाहिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। अगर पानी की समस्या खत्म हो जाती है तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और बिजली की, पानी और बिजली के बाद रोजगार है, बाकी कुछ है नहीं। बाकी पर्यटन है और फिर राजस्थानियों का जज्बा है, वो काम आ जाएगा। अब पता नहीं इन उम्मीदों पर कितना खड़ा उतरते हैं। पर लोग पूछ रहे हैं कांग्रेस में जरूरत से ज्यादा सन्नाटा है क्या? अब मैं एक चीज देख रहा था और बार बार मैं सोच रहा हूं कि क्या वाकई में कांग्रेस के पास दिल्ली में रणनीति बनाने वाली कोई टीम नहीं है, या फिर जो टीम है उसके पास कोई सोच नहीं है। राजस्थान का कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं प्रभारी नहीं बना दिया है, विधायक या पूर्व विधायक। और सबसे ज्यादा उन राज्यों में बनाया है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां पर राजस्थान के साथ ही चुनाव होना है। अब बताइए, जब राजस्थान का चुनाव होगा तो ये सारे नेता राजस्थान में होंगे, केवल हरीश चौधरी और सचिन पायलट नहीं, लंबी फहरिस्त है। सेकंड रंग के जितने नेता हैं उन सब की जिम्मेदारी दे दी मध्य प्रदेश में। अब जब चुनाव होंगे तो सब आ जाएंगे राजस्थान में, फिर नए नेता जिम्मेदार बनेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, जिनके पास कोई अनुभव होगा नहीं। तो क्या एक रणनीतिक चूक है कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर कि एक साथ जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां के नेताओं को हटाकर कहीं और भेजा जा रहा है? अरे यहां तो कोई बड़ा आंदोलन हो नहीं पा रहा है, संगठन का ऐसा काम जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। पता नहीं दूसरे राज्यों में जाकर क्या करेंगे। वैसे राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश गए थे, और मध्य प्रदेश में जब उनको सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि सीज फायर क्यों किया। मुझे लग रहा है कि मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी अपने एजेंडे में कांग्रेस को धीरे धीरे लेते जा रही है कि युद्ध क्यों नहीं हुआ। गांधी की पार्टी अगर ये पूछे युद्ध क्यों नहीं हुआ तो समझिए पार्टी सने सने अपनी विचारधारा को छोड़कर दूसरी कट्टर विचारधारा में अपनी विचारधारा का विलय कर रही है। राजीव गांधी ने जब रामलला का ताला खुलवाया था तब कहां सोचा होगा कि देश के संविधान को हम ताक पर रख रहे हैं। उन्होंने सोचा कि बीजेपी से आगे निकल जाएंगे, मगर जो जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है उसी विचारधारा पर मजबूती के साथ खड़ा रहे तो बेहतर है। गांधी की पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी को युद्धोन्मादी नहीं होना चाहिए, अभी भी मैं कह रहा हूं, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। पता नहीं इसके बाद वो जाति की राजनीति पर खूब बोले। उन्होंने कहा है कैसे तेलंगाना में हम SC ST के लोगों को ठेकेदार बना रहे हैं, कैसे मीडिया में जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो पत्रकार ज्यादा हैं और SC ST के लोग कम हैं। जब वो बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ये जितने अगड़ी जाति के पत्रकार हैं, इन सारी अगड़ी जातियों के पत्रकार के खिलाफ राहुल गांधी जमकर बोल रहे थे। नेहा राठौड़ भी हो गई हैं आजकल। इतना जहर अगड़ी जातियों के पत्रकार के खिलाफ, वो भी तब जब यही एजेंडा देते हैं राहुल गांधी को बोलने के लिए। पता नहीं, मगर मुझे लग रहा था ऐसा समझाने वाला उन्हें समझा नहीं पा रहा है कि अगड़ी जाति की यही पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ कर रहे हैं। पर राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी की धर्म की राजनीति का काटिए जात की राजनीति हो सकती है, पर कहां तक और कैसे, इस बारे में रणनीति तो बनानी होगी। ऐसे अंधेरे में तीर मारने से रणनीति कामयाब नहीं होगी। पर ये देखिए, पीर पगारा के साथ गाजी फकीर हैं और साले मोहम्मद हैं और उनके बेटे हैं। ये पीर पगारा पाकिस्तान में धर्म गुरु हैं।
जो पाकिस्तानी सेना के बेहद करीबी हैं, 1965 में लड़ाई लड़ चुके हैं। ये पीर पगारा पाकिस्तान की तरफ भारत से 71 में भारत के खिलाफ बोल चुके हैं और उनके शिष्य हैं गाजी फकीर, जिनके साथ आप अशोक गहलोत को देख रहे हो। ये सारी तस्वीरें हैं। गाजी फकीर के खिलाफ पहले भी हिस्ट्री सीट खुली थी और अब शाले मोहम्मद के पीए शकूर खान को गिरफ्तार किया गया है। शकूर खान की गिरफ्तारी बड़ा बवाल मचा रही है पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि जब शाले मोहम्मद मंत्री थे तो शकूर खान ही जैसलमेर का सर्वे सर्वा था और शकूर खान का जिम्मा था कि वो पीर पगारा से संबंधित सारे काम पाकिस्तान से वही करे। हैसियत इतनी थी कि पूछने वाला नहीं था बिना इजाजत के पाकिस्तान क्यों जाते हो। और वहां जाकर ऐसा आरोप है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अधिकारियों से, कर्मचारियों से मिल रहे थे और मोबाइल में ऐसे ऐसे चीजें मिले हैं जो सामरिक ठिकानों से जुड़े हैं। उसकी जानकारी शकूर खान क्यों रखे हुए था। इस तरह के आरोप गाजी फकीर पर भी लगे थे। 1965 में पहली बार उनकी हिस्ट्री सीट खोली गई थी, कांग्रेस शासन में ही खोली गई थी। कई बार खुली, कई बार बंद हुई। 2011 में तत्कालीन एसपी पंकज कुमार ने फिर से खोलने की कोशिश की। अशोक गहलोत ने उन्हें एसपी के पद से हटा दिया। मगर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, इस खुलासे से कांग्रेस को बड़ा धक्का पहुंचेगा, क्योंकि शाले मोहम्मद का परिवार पूरे जैसलमेर के कांग्रेस पार्टी पर कब्जा किए हुए है। जितने भी घर के पुरुष हैं या फिर महिलाएं हैं, वो सभी स्थानीय से लेकर राज्य की राजनीति में कांग्रेस में सक्रिय हैं। ऐसे में ये बड़ा नुकसान हो सकता है। साले मोहम्मद या उनके परिवार को सामने आकर बोलना चाहिए। कहा जा रहा है कि साले मोहम्मद जिस दिन शकूर खान अरेस्ट हुआ या वहां पकड़ा गया, उसी दिन हज के लिए रवाना हो गए। अब ये ऐसा रिश्ता है पीर पगारा का कि वहां से ये धर्म से जुड़े हुए हैं और पीर पगारा पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम लीग का वो नेता है वहां का, और उस नेता का नेटवर्क अगर साले मोहम्मद का परिवार भारत में चलाता है तो फिर ये बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी को उस इलाके में कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा हथियार मिल सकता है। ये शकूर खान है गाजी फकीर के साथ जो पकड़ा गया है। तो मुझे लग रहा है कि शकूर खान की गिरफ्तारी कांग्रेस के काम करने के तरीके के, जिसका घोर विरोधी जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम भी रहे हैं उस इलाके में, उस पर कांग्रेस को सोचना चाहिए कि किस हद तक और कहां तक वोट के लिए, धर्म के लिए किसी व्यक्ति को छूट दी जाए। क्योंकि कहा जा रहा है कि साले मोहम्मद या गाजी फकीर के परिवार को आदेश भी पाकिस्तान के पीर पगारा से मिलता है कि वहां के लोगों को बताया जाए कि वोट किसको देना है। ये गंभीर बात है भारतीय चुनाव के लिए भी, अगर ऐसा है तो। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।